नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे लॉर्ड डलहौजी के प्रसार नीति के बारे में। लॉर्ड डलहौजी जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। 1848 में ये गवर्नर जनरल के पद पर भारत में आया था और 1856 तक रहा था। और इसको आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। और ये आईएएस के मेंस पेपर में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बना था। 2017 में बना था, जिसमें पूछा गया था कि लॉर्ड डलहौजी आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है उसको, इसके बारे में इसकी व्याख्या कीजिए। तो खैर अभी इस प्रश्न के बारे में डिस्कस नहीं हो सकेगा, लेकिन हाँ, इस पूरे बातों को सुन लेने के बाद उसकी थोड़ी सी जो पृष्ठभूमि है वो ज़रूर समझ में आ जाएगी। मतलब ये कि इस प्रश्न को हल करने से पहले ज़रूरी है इन बातों को समझना कि किस प्रकार से इसने विलय की नीति का सिद्धांत लाया और किन किन राज्यों को किस किस तरीके से अपने अधीन बनाया। अब एक प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है मॉडल क्वेश्चन के रूप में, जैसा कि 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद किस तरीके से 1857 तक कौन कौन सी नीतियां अपनाई गई भारत में प्रसार करने की, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें मुख्य रूप से जब 1757 में बंगाल में ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध, तो इसके बाद बंगाल पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था। और सन 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था, तो उसके द्वारा बक्सर पर भी, यानी कि कह लें कि बिहार, अवध और बंगाल वाले इलाके, पूरे इलाके में अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था। और शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि के द्वारा उन्होंने दीवानी का भी, यानी कि राजस्व प्राप्त करने का भी उन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया था। लेकिन उसके बाद जब वॉरेन हेस्टिंग्स आता है तो उसकी अपनी प्रसार नीति थी। वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि सन 1774 से 1785 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था, उसने एक नीति लाई थी जिसको बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, रिंग फेंस नीति, रिंग फेंस पॉलिसी। ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने लाया था। इसका मतलब होता है कि भारत को, या घेरने की नीति बोलते हैं इसको, रिंग फेंस पॉलिसी मतलब होता है घेरने की नीति। फेंस मतलब होता है बाड़ा, और रिंग मतलब होता है अंगूठी, यानी कि अंगूठी तरीके या गोलाई में या किसी क्षेत्र को चारों ओर से बाड़ा बना करके जैसे घेर दिया जाता है, उसी तरीके से भारत के विभिन्न इलाकों को घेर लिया जाए। ये वॉरेन हेस्टिंग्स की नीति थी। घेरने का मतलब क्या है कि बफर जोन बनाया जाए बंगाल के इलाके में या अन्य इलाके में जहाँ पर अंग्रेज़ों का अधिकार है, उसके अलावा जो क्षेत्र हैं वहाँ पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है कब्जा किया जाए, ताकि बंगाल में आने से पहले कुछ बफर जोन्स बन जाएं, ताकि किसी का प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों के ऊपर आक्रमण ना हो, बल्कि उनके सहयोगियों के ऊपर आक्रमण हो। तो ये थी रिंग फेंस पॉलिसी, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाई गई थी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति थी जिसको बोलते हैं सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी। इसको जब 1798 से 1805 के बीच में लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल आए थे, तो उन्होंने ये सहायक संधि की नीति लेकर के आए थे। इसका मतलब ये था कि जो भी भारत का शासक या भारत के किसी क्षेत्र का शासक उस सहायक संधि नीति पर हस्ताक्षर कर देता, तो उसके प्रांत में अंग्रेज़ों का एक रेजिडेंट रख दिया जाता, और वो रेजिडेंट उस प्रदेश के आंतरिक और बाह्य मामलों पर पूरी तरीके से नियंत्रण बनाए रखता। उस राज्य की आंतरिक और बाह्य जो सुरक्षा होती है उसे सुरक्षा करता, लेकिन उन प्रांतों को उन सैनिकों के लिए, यानी कि सहायक सेनाओं के लिए, अपनी तरफ से खर्च भी देना पड़ता था। और कभी कभी ऐसा हो जाता था कि वो खर्च नहीं चुका पाते थे, तो अपने राज्य का कुछ इलाका भी दे देना पड़ता था। जैसे कि 1801 में सहायक संधि की नीति के द्वारा अवध को अपने कब्जे में वेलेस्ली ने लिया था, तो वो पैसा नहीं दे पाए, तो उन्होंने अपने राज्य का आधा हिस्सा जो है अंग्रेज़ों को दे दिया था। यानी कि 1801 से ही रेजिडेंट बहुत ही सक्रिय रूप से अवध में काम कर रहा था और बहुत ही लूट खसोट किया, और उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर हो गई। जो आर्थिक स्थिति है वो बेकार हो गई, आर्थिक मंदी वहाँ पर आ गई, जिसके कारण जनता को भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो ये था सब्सिडियरी अलायंस। इसके द्वारा जो भारतीय शासक थे, भारतीय जो राजा वगैरह थे, उनके जो
अपने कूटनीतिक अधिकार हैं, अपने जो स्वाधीनता है, जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, वो एक तरीके से ख़त्म हो जाती थी। लेकिन इससे अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा लाभ था, क्योंकि कभी कभी प्रांत का कुछ इलाका मिल जाता था, लेकिन ऐसा भी देखा जाता था कि सहायक संधि में जो सहायक सेनाएं प्रांतों को दी जाती थी, उनका जो खर्चा था वो बहुत ही ज़्यादा था। पुस्तकों में पढ़ने के मिलता है कि राज्यों को अपने पूरे राजस्व का, पूरे रेवेन्यू का 1/3 हिस्सा जो है अंग्रेज़ों के खाते में डाल देना पड़ता था, उनके अकाउंट में डिपॉजिट कर देना पड़ता था, ट्रांसफ़र कर देना पड़ता था। और जिस राज्य की, जिस प्रांत की, जिस देश की स्थिति इस तरीके से हो कि उसके डिफेंस का 33% हिस्सा उसकी सुरक्षा पर जाए, तो वो राज्य एक तरीके से विकासशील होता है, या कहें कि पतन की ओर ही जाता है। जैसे भारत में भी वर्तमान दौर में देखें तो भारत का और पाकिस्तान का जो, या चाइना का भी अगर देखें, तो डिफेंस वाला खर्चा बहुत ज़्यादा है। हालांकि चाइना अच्छा कर रहा है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और कह लें बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अन्य जीन्स जो परिवर्तन होते हैं उनके क्षेत्र में काम कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी उन्नत होने के कारण वो उन्नति तो कर रहा है, लेकिन हाँ डिफेंस सेक्टर में ज़्यादा खर्चा भी करता है। भारत भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अपने डिफेंस सेक्टर में खर्च कर देता है। तो जहाँ पर डिफेंस में ज़्यादा खर्चा होता है अपेक्षाकृत जो सोशल चीज़ें हैं, जैसे कि शिक्षा या स्वास्थ्य पर, तो उस देश की स्थिति धीरे धीरे ज़रूर ख़राब होती है। तो ये थी सहायक संधि नीति, जिसके द्वारा अंग्रेज़ों को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन भारतीय राज्यों को बहुत ज़्यादा उससे नुकसान हुआ। धीरे धीरे देखा जाए तो मैसूर 1799 में, अवध 1801 में, तंजौर को भी 1799 में ले लिया गया था, कर्नाटक को करीब 1800 के आसपास उसको ले लिया गया था। मराठा के जैसे पेशवा हैं, या कह लें जो सिंधिया वगैरह हैं या गायकवाड़ हैं, उनके भी इलाके 1803, 4, 5 के बीच में सहायक संधि के माध्यम से मिला लिए गए थे। सहायक संधि का सिर्फ इतना सा मतलब है कि उनके राज्य में एक सहायक सेना रख दी जाएगी ताकि उनको रेवेन्यू मिलता रहे, एक बफर जोन बन जाए। यानी जिस तरीके से रिंग फेंस की नीति के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स बफर जोन बनाने का प्रयास करते थे, सहायक संधि नीति उससे थोड़ा सा और ज़्यादा सक्रिय रूप से बफर जोन बनाते थे, उससे उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो जाती थी। लेकिन ये नहीं कि वहाँ पर प्रत्यक्ष शासन हो जाता था, लेकिन हाँ व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो प्रत्यक्ष शासन जो रेजिडेंट का होता था वो हो जाता था, क्योंकि वो आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करता था कि कौन सा राजा कब बनेगा, किस राजा को कब पद से हटाना है, किसको बैठाना है, तो आंतरिक हस्तक्षेप तो होता ही था। लेकिन हाँ व्यावहारिक, इस सैद्धांतिक रूप से या पत्र में ये चीज़ था कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जो रेजिडेंट होगा। तो ये तो थी दूसरी नीति, जो कूटनीति के माध्यम से भारत में राज्य प्रसार किया गया 1805 तक। लेकिन 1805 में लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली जो है वो चले गए थे, और फिर कॉर्नवालिस आए थे 1806 में, तो उनकी उसी साल मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद अन्य लोग आए, जो सर्वोच्चता का सिद्धांत आया, एक लॉर्ड हेस्टिंग्स करके गवर्नर जनरल बने, वो 1813 से 1823 तक रहे थे। तो उन्हीं के समय में आंग्ल मराठा का चौथा युद्ध हुआ था, जिसमें एक तरीके से अंतिम रूप से मराठाओं को हरा दिया गया था, और जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे उनको पुणे से हटा करके भेज दिया गया, कानपुर के पास बिठूर इलाका था वहाँ पर भेज दिया गया गंगा किनारे कि आप जाओ डुबकी लगाओ गंगा मैया में, और आपको पेंशन दिया जाता रहेगा। अब कोई ये प्रशासन शासन इसको चलाने की आवश्यकता नहीं है, तो उनको वहाँ पर भेज दिया गया, पेंशन दिया जाता था बाजीराव द्वितीय को। लेकिन उनकी भी मृत्यु 1853 में के आसपास हो चुकी थी। तो बाद में डलहौजी आया तो उसकी भी पेंशन वगैरह काटने लगे, उसको सब आगे देखेंगे, और विलय का सिद्धांत क्या था इनका ये भी देखेंगे ही। तो ये थी सब्सिडियरी पॉलिसी ऑफ लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली। तीसरा एक डॉक्ट्रिन था जिसको लाए थे लॉर्ड डलहौजी, जिसको बोलते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी राज्य विलय का सिद्धांत। राज्य विलय का सिद्धांत मतलब ये है कि राज्यों को अपने विलय में करने से संबंधित एक सिद्धांत था। सिद्धांत ये था कि जो भी भारत के शासक हैं उनके जो पुत्र होगा वो तो पद पर रहेगा, लेकिन अगर उसका पुत्र नहीं हुआ और राजा की मृत्यु हो गई है तो राजा कोई अपना दत्तक पुत्र लेकर के, यानी किसी पुत्र को गोद लेकर के उसको अपना उत्तराधिकार का जिम्मा सौंप दे, ऐसा नहीं कर सकता। यानी जैविक रूप से अगर किसी राजा का अपना संतान हुआ है तब तो वो उत्तराधिकार पर आ जाएगा
अपने पिता की मृत्यु के बाद, लेकिन जैविक रूप से नहीं हुआ है सिर्फ इसलिए कि वो राजा था और कोई दत्तक पुत्र उठा कर के लाए, गोद लेकर के आए और उसको वहाँ पर साम्राज्य का शासक बना दिए। तो ये डलहौजी का मानना था कि ये गलत है और किसी भी राज्य के जनता के ऊपर एक ज़बरदस्ती थोपा गया शासक है। तो राजा रजवाड़े किसी जनता के ऊपर थोपे ना जाएं, इसलिए ये जो सिद्धांत है डलहौजी ने लाया था। इसमें क्या बातें थी इसको पॉइंट टू पॉइंट करके देख लें। जो डलहौजी की प्रसार नीति थी यानी कि हड़प नीति कुछ लोग उसको बोलते हैं, यहाँ पर लिखो हड़प नीति, यानी इसके क्या क्या अन्य नाम हो सकते हैं, डलहौजी की प्रसार नीति के क्या अन्य नाम हैं। एक तो इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको बोलते हैं विलय की नीति, यानी कि विलय का सिद्धांत बोल रहे हैं इसको। कुछ लोग इसको शांतिपूर्ण विलय की नीति भी बोलते हैं। शांतिपूर्ण विलय की नीति इसलिए क्योंकि उसमें किसी तरीके से युद्ध वगैरह नहीं करना पड़ता है, शांति से आराम से उत्तराधिक मतलब राजा मर गया, उसका बेटा नहीं है, यानी जैविक रूप से उसका बेटा नहीं है, तो उसके राज्य को अपने राज्य में यानी ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया जाएगा। एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, युद्ध वाला काम नहीं था। लेकिन हाँ, बाद में ज़रूर ये चीज़ देखा गया कि बाद में क्या उसके कार्यकाल में ही कि लॉर्ड डलहौजी ने कुछ युद्ध के माध्यम से भी या कुछ अनैतिक रूप से भी कुछ राज्यों का अधिग्रहण किया, उसको भी आगे देखते रहेंगे। यानी सैद्धांतिक रूप से जो विलय नीति का सिद्धांत था, इसका मतलब है कि शांतिपूर्ण तरीके से विलय किया जाएगा, युद्ध नहीं किया जाएगा। जैविक रूप से बेटा नहीं हुआ है तो उसको विलय कर लिया जाएगा। तो ये थी शांतिपूर्ण विलय की नीति। इसको हड़प नीति के भी नाम से जानते हैं। हड़प नीति के नाम से इसलिए कहते हैं क्योंकि डलहौजी ने ये जो अपना सिद्धांत लाया था कि बेटा नहीं है तो पद पर नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी था कि किन्हीं राजाओं का बेटा तो है लेकिन उसके ऊपर कोई दूसरा जो है बहाना थोप करके उसको अपने राज्य में विलयित कर लिया गया, मिला लिया गया। जैसे कि बाद में देखेंगे अवध जो है, नवाब वाजिद अली शाह वहाँ के थे, नवाब थे, उनके बहुत सारे बेटा बेटियाँ थीं, लेकिन फिर भी उनके राज्य को मिला लिया गया। तो इसलिए कहा जाता है कि वो उसने कुछ राज्यों को हड़पा भी, तो हड़प नीति भी बोल दिया जाता है। यानी कुछ लोग इसको हड़प नीति भी बोल देते हैं। कुछ लोग इसको गोद निषेध नीति बोलते हैं, यानी गोद न लेने की नीति, कि दत्तक पुत्र आप किसी को लें, गोद लें, किसी लड़के को गोद लें और गद्दी पर बैठाएं, इस चीज से निषेध करने वाले नीति को बोलते हैं गोद निषेध नीति। और इसी को व्यापगत का सिद्धांत भी बोलते हैं। व्यापगत का सिद्धांत, कुछ लोग इसको व्यापगत बोल देते हैं, लेकिन अगर हिंदी व्याकरण के हिसाब से देखा जाए तो व्यापगत गलत होगा, व्यापगत ज़्यादा सही होगा। और जो अच्छी पुस्तकें हैं उसमें भी व्यापगत लिखा हुआ मिलता है, व्यापगत नहीं होता है। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इसको व्यापगत ही बोलते हैं, व्यापगत का सिद्धांत में। तो इसके कौन कौन से नाम हो गए? इंग्लिश में द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, शांतिपूर्ण विलय की नीति, हड़प नीति, गोद निषेध नीति, व्यापगत का सिद्धांत। इसके अन्य नाम हैं जिसके नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे लोग खाली हड़प नीति जानते हैं, लेकिन हड़प नीति दरअसल उसके नाम की चरित्र मतलब उसके काम की चरित्र जहाँ जहाँ जैसी रही है उस हिसाब से उसको नाम दे दिया गया। कहीं उसने अपने द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का उपयोग न करते हुए सीधे सीधे कोई दूसरा बहाना लगा करके हड़प लिया राज्य को, तो उस सेंस में तो हड़प नीति बोलेंगे। लेकिन कुछ पुस्तकों में संदर्भ में ऐसा भी देखने को मिलता है कि लॉर्ड डलहौजी को अच्छा माना गया है, उसने आधुनिक भारत की नींव रखी, बहुत सारे पत्तन बनवाए, विश्वविद्यालय बनवाए, प्राथमिक शिक्षा में काम किया, PWD की स्थापना की, रेलवेज़ बिछाए, 1853 में उसने रेलवेज़ बिछाने का काम किया, सड़क, पत्तन, पोर्ट्स ये सब बनाने का काम किया, तो उसको आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। लेकिन जो जिस सेंस में जितनी मात्रा में गलत काम करता है उस सेंस में उसकी आलोचना भी ज़रूर होती है। जैसे कि जब पहले राज्य सतारा को जो है अपने अधिग्रहण कर लिया गया विलय के सिद्धांत में, तो इंग्लैंड की जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि भारत का जैसा यहाँ का लोकसभा है, यानी कि लोकसभा कह लें, इंग्लिश में भी लोकसभा ही बोलते हैं, यानी आम लोगों की सभा जो होती है, तो वो इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। वहाँ पर 2 सदन है, जो निम्न सदन है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, जो उच्च सदन है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। जो सांसद वहाँ के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाते हैं, उन सांसदों में से कुछ सांसद ऐसे होते हैं जिनको वंशानुगत तरीके से हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, यानी कि भारत की जैसे राज्यसभा है वहाँ पे उसमें भेजा जाता है।
और जो लोग वंशानुगत तरीके से हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाते हैं या किसी अन्य तरीके से हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाते हैं तो उसके जो सांसद हैं उनके नाम के पहले लॉर्ड्स लग जाता है। ये बताता है कि ये जो व्यक्ति है वो वहाँ के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में काम करता है या वहाँ का सांसद है। तो अनेक लोग जैसे लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड वेलेस्ली है, अन्य लोग ऐसे लॉर्ड लगा हुआ नाम मिलता है। तो लॉर्ड मतलब कुछ नहीं, वहाँ के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उनका लॉर्ड मतलब एक देवी देवता होता है। जैसे इंग्लिश में लॉर्ड कृष्णा बोलते हैं, लॉर्ड राम बोलते हैं, मतलब कि उनको एक भगवान जैसी पदवी दी जाती है। इंग्लैंड में, ब्रिटेन में काफ़ी समय तक अंधकार युग था, अंधेरे में रहते थे, बाद में पुनर्जागरण हुआ, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो परंपराएं हैं उसको माना जाता है। अभी भी वहाँ के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो जाते हैं उनको लॉर्ड्स की संज्ञा, भगवान की संज्ञा दी जाती है। और वैसे भी पहले भी भारत में भी ऐसे था कि जो शासक वर्ग था, जो राजा था, उसको भगवान के नज़रिए से देखा जाता था। और जब उन्हीं भगवान को गद्दी से उठा दिया गया तो 1857 का विद्रोह भी हुआ। खैर, 1834 लिखा हुआ यहाँ पे 1834। क्या था कि इंग्लैंड जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके काम करने की जो प्रशासनिक ढांचा था, जो प्रशासन का काम करेगा, रेवेन्यू का काम करेगा, टैक्सेशन का काम करेगा, उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना होता था, जिसमें कुछ व्यक्ति होते थे, उनका एक समूह होता था जो कंपनी के जो नीतियाँ होती थी उसको निर्धारित करता था। वो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने 1834 में जो है एक सिद्धांत लाए थे। जो सिद्धांत है ना जी, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो सिद्धांत है, ये इसको दरअसल लॉर्ड डलहौजी नहीं लाया था, इसको लाए थे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनको लाए थे, इन्होंने लाया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब कुल मिलाकर के ये है, एक अन्य प्रकार के डायरेक्टर तो होते थे जो कंपनी का प्रशासन चलाते थे, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता था जो एक दूसरे प्रकार का डायरेक्टर जो कंपनी का शासन चला रहा है उसके ऊपर नियंत्रण रखता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जब प्रशासनिक नीति के बारे में अच्छे से बताएंगे तो उसमें पता चलेगा। पहले क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए उसके अपने अधिकारी होते थे। बाद में जब रॉबर्ट क्लाइव यहाँ से गया, बहुत सारा पैसा लेकर के गया था भारत से लूट करके, बंगाल से। इतना लूटा कि बंगाल कंगाल हो गया। जब वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा भैया नवाब आए हैं वहाँ से, बहुत पैसा लेकर के आए हैं, बहुत अमीर हो गया है रॉबर्ट क्लाइव। तो उन रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर, वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर जो है वहाँ पे ना महाभियोग भी लगा था। महाभियोग मतलब कि उनके ऊपर एक तरीके से अदालती कार्रवाई चली थी। बहुत लूटे हो भारत का पैसा, हमें भी कुछ दो। तो आपस में जब एक होने लगा झगड़ा वहाँ की सरकार से और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, तब कहीं हमें भी चाहिए धन जो यहाँ से इतना लूट रहे हो भारत से। तो इसके लिए उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की रचना कर दी थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कितने लोग होते हैं? 4 लोग होते थे। एक गवर्नर जनरल होता था, उसका मेन होता था, 3 अन्य लोग रहते थे जो वहाँ के पार्लियामेंट से चुन करके आते थे। उनका एक गठन होता था जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोलते थे। उसको बाद में कोई डिटेल में पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे प्रशासनिक नीति वगैरह। कुल मिलाकर ये समझे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था उसने 1834 में राज्य विलय का सिद्धांत लेकर के आया था, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर के आया था। लेकिन बहुत सारी सरकारी नीतियाँ तो आ जाती हैं, लेकिन जो प्रशासक वर्ग होता है उसको ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंट नहीं करता है। ये लॉर्ड डलहौजी जो है उसको इम्प्लीमेंट किया, चरितार्थ किया, धरती पे उतारा, काम किया और लूटा, खूब लूटा। उसका ये मतलब था कि भारत को हम लूट नहीं रहे हैं, भारत को एक अच्छा प्रशासन देने के लिए हम उसको विलयित कर रहे हैं। क्योंकि जो नवाब वगैरह है ना, ये अय्याशी कर रहे हैं। किताबों में अय्याशी शब्द लिखा हुआ मिलता है। अय्याशी कर रहे हैं, खूब पी रहे हैं, मदिरा, नाच रहे हैं ठुमुक ठुमुक के। तो उनके जो है, उनका डलहौजी का मानना था कि हम राज्य को जो है विलयित करके उसको अच्छा प्रशासन देंगे, जनता का उद्धार करेंगे। लेकिन जनता का उद्धार डलहौजी करने का उद्देश्य नहीं था, और उनके पहले भी जो लोग आए थे उनका उद्देश्य नहीं था। एक अभी तक अगर अच्छा कहा जा सकता है तो हम जो हस्तक्षेप की नीति का पालन करता था, सर जॉन शोर 1793 से 98 तक रहा था, वो हस्तक्षेप की नीति पालन करता था। बाकी जितने आए थे सब लूट खसोट वाले आए थे। लेकिन हाँ, उसमें से भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र में काम किया। डलहौजी ने बहुत सारे ढांचागत क्षेत्र में काम किया, लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं था कि यहाँ की जनता को विकास कार्य में भागीदार बनाना है या उनको विकसित करना है, उनको अमीर बनाना है। उसका उद्देश्य ये था कि सड़कियाँ बिछाएंगे तो हमारा मलबा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से चला जाए। उसका उद्देश्य सिर्फ इतना था। लेकिन हाँ, नींव रख दिया था तो बाद में भारत का विकास जो है उसके स्तर पर हुआ।
और भारत अभी वर्तमान में देखें तो रेलवेज़ के मामले में मेरे ख्याल से पहले स्थान पे है कि शायद तीसरे स्थान पर है पूरे विश्व में। तो उसने नींव रखी, तो भारतीयों ने 1947 के बाद जो है कारनामा किया, खूब रेलवे बिछाई। अभी भी मेट्रो स्टेशन बहुत सारे बन रहे हैं, मेट्रो लाइनें बिछ रही हैं महानगरों में। खैर, जब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने 1834 में लेकर के आया था, तो उस समय भी सूरत, कुन्नौर, ये दो नाम याद रखना, ठीक है, सूरत और कुन्नौर, इन दो क्षेत्रों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने 1834 के आसपास में ही लिया था, विलयित किया था, लैप्स किया था। लेकिन जब 1848 में डलहौजी बना, तो 1856 तक इसने बहुत सारे क्षेत्रों को लिया, उसको समझेंगे। लेकिन पहले जो लैप्स का सिद्धांत होता है, जो विलय का सिद्धांत होता है, हड़प नीति जो है वो क्या थी, उसको समझते हैं धीरे धीरे करके। तो ये था इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड। यहाँ पर लिखा पुरुष उत्तराधिकार नहीं, पहले ही बता चुके कि जिस राजा का अपना जैविक पुत्र नहीं होगा वो गद्दी पर नहीं बैठेगा, सीधी सी बात। और इसके लिए लॉर्ड डलहौजी ने 3 प्रकार के राज्य बनाए थे कि आखिर किन राज्यों को विलयित किया जाएगा। क्या उन सभी राज्यों को विलयित किया जाएगा जिनके उत्तराधिकार नहीं है, या कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जिसने अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष रूप से जीता है, या कुछ ऐसे क्षेत्र के राजा के उत्तराधिकारी नहीं हैं जो अंग्रेजों के अधीनस्थ या कभी मुगलों और मराठों के अधीनस्थ हुआ करते थे। तो इस झंझट को दूर करने के लिए उसने 3 प्रकार के कैटेगरीज बनाए थे। उसने राज्यों को 3 प्रकार के राज्यों में वर्गीकृत किया था। ही डिफाइंड द स्टेट्स इन 3 कैटेगरीज। वो 3 कैटेगरीज कौन सी थी? एक था स्वतंत्र राज्य, यानी कुछ ऐसे राज्य हो सकते हैं जो कभी मराठों के कब्जे में नहीं थे, या जो कभी मुगलों के कब्जे में नहीं थे, या जो कभी अंग्रेजों के कब्जे में नहीं थे, पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। कोई भारत का छोटा मोटा इलाका इधर उधर, या कोई बड़ा इलाका है जो कभी अधीन हुआ ही नहीं है। तो वहाँ पर अगर किसी के बेटा हुआ है या बेटा नहीं हुआ है, वो अपना उत्तराधिकार दत्तक पुत्र या पुत्री के माध्यम से चला रहा है, या अपने जैविक पुत्र पुत्री के माध्यम से चला रहा है, या उसकी पत्नी ही राज्य का शासन चला रही है, तो उसमें राज्य यानी कि जो ब्रिटिश शासन है वो हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये था स्वतंत्र राज्य, जहाँ पर किसी का अधिकार नहीं है, वहाँ पर अंग्रेजों का भी अधिकार नहीं रहेगा। वो जैसे भी उत्तराधिकार चला रहे हैं चलाएं। दूसरे प्रकार के राज्य थे अंग्रेज अधीनस्थ राज्य, यानी जब आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, आंग्ल मैसूर के 4 युद्ध हुए, एक 1767 से 69, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 84, तीसरा हुआ 1790 से 92, चौथा हुआ 1799 में। तो इन चारों युद्धों के माध्यम से, या मेन रूप से अंतिम युद्ध था और जो तीसरा वाला युद्ध था 90 से 92 वाला, उसमें जो राज्य अंग्रेजों ने पाए हैं, यानी जीत करके पाए हैं, विजित करके पाए हैं, वो तो अंग्रेजों के अधीन हैं। तो जो राज्य अंग्रेजों के अधीन हैं, अंग्रेज के अधीनस्थ हैं, अंग्रेज के प्रोटेक्टरेट हैं, अंग्रेज के संरक्षित हैं, अंग्रेज जिस राज्य को संरक्षण दे रहा है या विजित करने के बाद संरक्षण दे रहा है, या जीत करके संरक्षण दे रहा है, जैसे मराठाओं को भी जीता उसने। आंग्ल मराठा के 4 युद्ध हुए, 1775 से 82 पहला, और 3 युद्ध हुए बल्कि आंग्ल मराठा के, और दूसरा हुआ 1803 से 5 तक हुआ, और आखिरी वाला 1816 से 19 तक हुआ। कुछ लोग 1817 से 19 कहते हैं, कुछ लोग 1816 से 18 कहते हैं, मोटी मोटा 1816 से 19 तक ये 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए, जिसमें पेशवा की शक्ति पूरी तरीके से छेड़ कर दी गई। तो पूना, सतारा, ये सब इलाका ले लिया गया। तो ये अंग्रेज के द्वारा विजित राज्य थे। अगर यहाँ पर किसी राजा का अपना स्वाभाविक रूप से पुत्र नहीं होता है तो उनको परमिशन लेनी पड़ती थी। देखिए, एक था अंग्रेज अधीनस्थ राज्य जिसको उसने जीता है, या कभी मुगलों या मराठों ने जीता था और अंग्रेजों ने मुगलों या मराठों को जीता है। तो जाहिर सी बात है, अंग्रेजों ने मुगलों को जीता या मराठों को जीता, तो मुगल या मराठा जिसको जीते थे वो अंग्रेजों के अधीन आ गया। तो वो राज्य जिसको मुगल या मराठा कभी जीते थे और जो अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया है, उसके अगर कोई पुत्र होता है तब ठीक है, वो राजा बन जाएगा।
लेकिन अगर उसके पुत्र नहीं होता है तो दत्तक पुत्र लेगा। तो दत्तक पुत्र अगर लेगा तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम इनको अपना राजा बनाना चाहते हैं। तो परमिशन लेनी पड़ती थी। जो सुरक्षा प्राप्त राज्य थे, जो प्रोटेक्टोरेट स्टेट थे, उनको पहले परमिशन लेनी पड़ती थी कि हम इनको बनाना चाहते हैं दत्तक पुत्र को। अब ये अंग्रेज़ों के ऊपर निर्भर था कि वो परमिशन देते हैं कि नहीं देते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो नहीं देते थे, क्योंकि इसका डलहौजी का मेन नीति यही था कि भारत में अधिक से अधिक प्रसार फैलाया जाए, क्योंकि भारतीयों की बस में नहीं है भारत को चलाना, वो अंग्रेज ही चला सकते हैं, ऐसा अंग्रेज मानते थे। एक मिल करके एक स्कॉटिश राजनीति शास्त्री हैं, उसने भी ऐसा माना था कि भारत का शासन जो है भारतीय अच्छे से नहीं चला सकते, अंग्रेज ही अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो उनको परमिशन लेना पड़ता था, तो परमिशन आमतौर पे नहीं मिलता था। तीसरे प्रकार का राज्य था अंग्रेज निर्मित राज्य, यानी ऐसे राज्य जिसको अंग्रेज ने जीता, प्रत्यक्ष रूप से बनाया और उस पर शासन कर रहे हैं। वहां पर इनडायरेक्ट रूप से कोई राजा अगर शासन कर रहा है, यानी कि सबसे ऊपर राजा ब्रिटिश गवर्नमेंट है या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने किसी राजा को कह दिया जाओ ठीक है आप शासन प्रशासन चलाओ, अगर उसका बेटा नहीं हुआ है तो उसको परमिशन नहीं मिलती थी, यानी कि वो इलाका ले ही लेना है। सिंपल समझें कि जैसे मान लो 99 में ये मैसूर जीत लिए, मैसूर वाला इलाका जीत लिए, मैसूर वाला इलाका जीतने के बाद पूरा बड़ा सा कहे भैया मद्रास प्रेसिडेंसी बना दिए। अब ये अंग्रेज निर्मित राज्य है, अंग्रेजों ने इसको निर्मित किया है अपनी तरफ से। जैसे यहाँ पे सतारा है, सतारा को भी अंग्रेजों ने निर्मित किया था। जब 1819 में पेशवा को भगा दिया गया था बिठूर में, तो सतारा को एक छोटा सा राज्य बनाया गया था छत्रपति शिवाजी के वंशज को वहां पर बैठाने के लिए, ताकि उनके गर्व को कोई चोट ना पहुंचे। तो सतारा ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक छोटा सा राज्य था। तो जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित राज्य है, जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए राज्य हैं, वहां पर अगर बेटा नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, ना परमिशन लेना है ना कुछ करना है, उसका शासन खत्म, वो सीधा सीधा अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा। दत्तक पुत्र वाली मामले नहीं है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के राज्य बनाए गए थे। एक बार फिर से रिकॉल कर लें, रिवाइज कर लें। एक स्वतंत्र राज्य था, ना मुगलों के अधीन, ना अंग्रेजों के अधीन, ना मराठों के अधीन, उनके दत्तक पुत्र को राजा बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा था अंग्रेज को अधीनस्थ, यानी ऐसे राज्य जो कभी मुगल या मराठा के अधीन थे और अंग्रेजों ने मुगल या मराठा को हरा करके उस क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा कर लिया है, तो उनके राजा के जो दत्तक पुत्र हैं, पुत्र नहीं हुआ दत्तक पुत्र अगर ले रहे हैं तो उनको परमिशन लेनी पड़ती थी। परमिशन अंग्रेज दें ना दें उनके ऊपर होता था, व्यवहारिक रूप से परमिशन नहीं देते थे। तीसरे राज्य थे अंग्रेज निर्मित राज्य, यानी वे राज्य जिसको अंग्रेजों ने खुद जीत करके बनाया है, अपनी तरफ से राज्य बनाया है। बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, सतारा राज्य छोटा सा, ये सब अंग्रेजों ने खुद निर्मित किया था, बनाया था। यहाँ पर दत्तक पुत्र तो ले ही नहीं सकते, लेने के लिए लोग दत्तक पुत्र, लेकिन राजा नहीं बन सकता है, परमिशन नहीं, पूरा एकदम गायब, सफा। और ये सफाई जो हुई इसी कारण से 1857 वाली क्रांति हुई। अब जो वंशानुगत तरीके से लगातार राजा बन रहा है उसका बेटवा नहीं हुआ है, पता लगा वो गया, तो क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। तो 1857 की क्रांति ये सब पृष्ठभूमि बन रही है। कोई बड़ी क्रांति मतलब होता है रिवॉल्यूशन, यानी रिवोल्ट कर देना, आमूलचूल परिवर्तन लाने की कामना होना, वो क्रांति होती है। डलहौजी ये आमूलचूल परिवर्तन कर रहा है। आमूलचूल परिवर्तन किसी समाज, किसी देश को भाता नहीं है, और जब भाता नहीं है तो वो क्रांति करता है कि हमें फिर से वही पुराने वाले ढांचे में जो है सांचे में ढालो, तो इसलिए क्रांति होती है। तो ये 3 प्रकार के राज्य थे। अब उम्मीद करते हैं ये राज्य विलय का सिद्धांत क्या है समझ में आ गया होगा। एक चीज और समझ लें कि अंग्रेजों ने भारत में प्रसार करने की 2 नीति अपनाई थी। एक थी कूटनीति, जिसमें रिंग फेंस यानी कि घेरे की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स वाला, सहायक संधि नीति लॉर्ड वेलेस्ली वाला, तीसरा द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी वाला। इन्होंने युद्ध की भी तकनीक अपनाई थी। दो तरीका था इनका, एक युद्ध के माध्यम से बहुत सारे राज्यों का समामेलन कर लेना, एक प्रशासनिक या कूटनीति के माध्यम से भारत में बहुत सारे राज्यों का या ब्रिटिश वाले राज्यों में बहुत सारे राज्यों का समामेलन कर लेना। युद्ध के माध्यम से मराठा, मैसूर इत्यादि को जीता, और कूटनीति प्रशासनिक के माध्यम से जो रिंग फेंस
और सब्सिडियरी पॉलिसी और द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हैं, इसके माध्यम से बहुत सारे राज्यों को अंग्रेजों ने अपने अधीन बनाया था। अब थोड़ा डलहौजी के बारे में और जाने, ये राज्य विलय के सिद्धांत समझ में आ गया होगा। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1848 से 49 में, 1848 से 56 तक ये रहा था भारत में, ध्यान रखना है। 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बना था और 1856 तक रहा था। तो इसी के समय में, इसके समय में आंग्ल सिख का दूसरा युद्ध हुआ, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, इट्स इंपॉर्टेंट, IMP लिख सकते हैं इसके नीचे। पूछता है कि किसके राज्य में जो है, किसके गवर्नर जनरलशिप में पंजाब को अपने अधीन बनाया गया था, यानी ब्रिटिशों के अधीन बनाया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1848-49 के बीच में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, जिसमें पंजाब राज्य को अपने में समामेलित कर लिया गया था युद्ध के माध्यम से। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है शांतिपूर्ण विलय की नीति। तो शांतिपूर्ण विलय की नीति तो द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार लिया जा रहा था, लेकिन कुछ उसकी नीति ऐसी भी थी युद्ध के द्वारा भी वो समामेलित कर रहा था, जैसे कि पंजाब को ब्रिटिशों में मिलाया, तो युद्ध के माध्यम से मिला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। और इसके पहले समझ ले आंग्ल सिख का पहला युद्ध भी हुआ था 1845-46 बीच में, लेकिन वो दूसरे के कार्यकाल में हुआ था, ये तो 48 में आया था। तो इससे ज़्यादा मतलब नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा सफल भी नहीं हुआ था। लेकिन आंग्ल सिख का दूसरा युद्ध इसके समय में हुआ था और पंजाब को पूरी तरीके से अपने अधीन कर लिया गया था। ये तो हो गया युद्ध के माध्यम से। ये कूटनीति के माध्यम से, जो हड़प नीति है, हड़प नीति या व्यापक सिद्धांत, शांतिपूर्ण विलय नीति जो सिद्धांत है, उसके द्वारा किन किन राज्यों को लिया गया, ये तो आप आगे देखेंगे, एक एक राज्यों को अलग अलग से देखेंगे। लेकिन इसकी और कौन कौन सी नीति थी? एक तो विलय का सिद्धांत, एक नीति ये थी। दूसरा युद्ध के माध्यम से भी जोड़ेंगे, दूसरी नीति थी। तीसरी नीति थी कुछ भी बहाना बना लेने की नीति, व्यवहारिक रूप से, कि किसी के ऊपर कुछ भी दोषारोपण किया और अपने मिला लिया। जैसे सिक्किम है, सिक्किम को सन 1850 में ब्रिटिशों के अधीन कर लिया गया, ये आरोप लगा करके कि वहाँ का जो शासक है वो ठीक प्रकार से प्रशासन नहीं चला रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस प्रकार का कुशासन का आरोप लगा करके 1850 में सिक्किम को अपने अधीन कर लिया डलहौजी ने। और जो बर्मा है, जो वर्तमान का म्यांमार है, अच्छा भारत की म्यांमार से सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? एक पुस्तक है माजिद हुसैन जी की, उसमें करीब 1400 के आसपास, 1400-1450 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनती है भारत म्यांमार की। लेकिन कुछ जगह बताता है 1600 किलोमीटर लंबी है, तो कितने किलोमीटर लंबी है उसको ढूंढ लेना। लेकिन कम से कम 1500 से 1600 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनती है भारत और म्यांमार की। तो वही जो म्यांमार देश है जहाँ पर तख्ता पलट हुआ है, कूप हुआ है, को हुआ है, उसी का पुराना नाम बर्मा था। वहाँ पे बर्मा एक जनजाति होती है, बर्मा एक वहाँ के आदिवासी टाइप के कह लें, या वहाँ के अपने स्थानीय जनजाति वगैरह थे बर्मा, तो उन्हीं के नाम पे वो देश पूरा पड़ गया बर्मा। तो जो बर्मा का निचला इलाका है, यहाँ पर जब देखेंगे ना, बर्मा नीचे तक ऐसे है, बंगाली खाड़ी तक आया है, तो जो निचला वाला इलाका है म्यांमार का, उसको भी इसने जीता कब? 1852 में। अब हम एक एक करके देख लें कि कौन से राज्य को कब उसके अंग्रेजों के अधीन बनाया गया था। तो राज्य विलय की जो नीति थी, उसके द्वारा सबसे पहला राज्य कौन सा था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सतारा अंग्रेजों के द्वारा निर्मित एक राज्य था। सतारा के बारे में थोड़ी सी बैकग्राउंड समझ लें पहले। जब 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ था छत्रपति शिवाजी शाहजी भोंसले जी का, तो उन्होंने एक तरीके से जो 1680 में उनका देहावसान हो गया था, फिर उनके जो बड़े बेटे थे संभाजी, उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी, लेकिन उस पर आक्रमण हो गया, वो भी मारे गए थे। उनका छोटा बेटा आया राजा राम, जो कि 1689 से 1700 तक गद्दी पर था, उसने सतारा को अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये है राजा राम, शिवाजी का बेटा, 1689 से 1700 तक था, 1700 में इसकी मृत्यु हो गई थी, इसने सतारा को अपनी राजधानी बनाई थी, उसके बाद सतारा ही राजधानी रही थी। जब साहू जी आए थे, शिवाजी के नाती पद पर आए थे, कब? सन 1707 में,
1749 में साहू जी की भी मृत्यु हो गई थी। लेकिन सन 1713 में उसने पेशवा नाम का पद का गठन किया था। और पहले पेशवा कौन थे? तो बालाजी विश्वनाथ थे, जो कि एक ब्राह्मण था। दूसरा उनका बेटा बाजीराव प्रथम था, और उनका बेटा बालाजी बाजीराव था। बालाजी बाजीराव जो कि सन 1720 से 1740 तक जो है ये बालाजी बाजीराव है, जो कि 1740 से 1761 तक अपने पद पर था। बालाजी विश्वनाथ सन 1713 से 20 तक थे, 20 में उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसका बेटा आया था 20 साल की उम्र में, जिसका नाम था बाजीराव प्रथम, जिसको नाना साहेब भी बोलते थे, जिन्होंने मस्तानी से ब्याह किया था। वो 1720 से 40 तक पद में रहे थे, और 1740 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बालाजी बाजीराव आ गए थे, वो 1740 से 1761 तक रहे थे। 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें हार गए थे, और उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो जो बालाजी बाजीराव थे, उन्होंने सतारा से अपनी राजधानी हटा करके पुणे कर दिया था। पुणे देख, मैप में भी थोड़ा थोड़ा देखते चले, सतारा यहाँ पर था, पुणे यहाँ पर था, ठीक ना। ये पुणे, यहाँ मुंबई है, एम फॉर मुंबई यहाँ पर है, मुंबई के बगल ही पुणे है। तो पुणे को राजधानी किसने बनाई थी? तो बालाजी बाजीराव ने बनाई थी 1740 से 61 के दौरान में, जब 1749 में साहू जी की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद में इस पहचान के लिए कि अब पेशवा वंशानुगत हो चुका है, वो अपनी राजधानी भी बदल सकता है, तो पुणे बना लिए थे। उसके बाद साहू जी का बेटा था माधवराव, माधवराव शायद द्वितीय ऐसे करके था, माधवराव था। तो माधवराव के जो बेटे थे, और माधवराव के छोटे छोटे भाइयों के जो बेटे थे, यानी उनके चाचा वगैरह, उनके बीच में जब तनातनी हुई थी, तो उसके बाद ये हुआ कि अब पुणे पे अधिकार किसका रहेगा। तो जो रघुनाथ थे, रघुनाथ का बेटा था ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे बाजीराव द्वितीय, ये रघुनाथ का बेटा था, जो कि जो बाजीराव प्रथम था, बाजीराव प्रथम उसका बेटा था, उसका छोटा बेटा था रघुनाथ, और रघुनाथ का बेटा था बाजीराव द्वितीय। तो इस बाजीराव द्वितीय का 1795 से 1819 तक जो है सतारा पर, यह कहें कि पुणे पर कब्जा था, क्योंकि सतारा तो यहीं तक था। फिर 1740 से 61 के बीच में इसने पुणे को राजधानी बना ली थी। तो सतारा एक तरीके से छत्रपति शिवाजी के वंशज के रूप में एक छोटा सा राज्य था। जब 1795 से 1819 के बीच में बाजीराव द्वितीय पद पर था, तो इसने भी अपनी राजधानी को पुणे ही रखा था, सतारा नहीं रखा था, सतारा को हटा दिया था, पुणे ही रखा था। सतारा को तो उन्होंने हटा दिया था, बालाजी बाजीराव ने ही, ठीक ना, पुणे में रख दिया था। तो बाजीराव द्वितीय भी पुणे पे ही रहे 1795 से 1819 में। 1795 में माधवराव की मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु के बाद जो है बाजीराव द्वितीय पद पर आ गए थे, और इन्हीं के समय में ही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1816 से 19 के बीच में, जिसमें ये जब हार गए थे तो इनको भेज दिया गया कानपुर बिठूर में पेंशन पर, कि आपको पेंशन दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो सतारा रह गया, सतारा जहाँ पर है वहीं पर है, सतारा में कोई ना कोई तो रहेगा ही। जब 1819 में बाजीराव द्वितीय को भेज दिया गया बिठूर में, तो सतारा पर कोई ना कोई रहता। उनके जो छत्रपति शिवाजी के एक वंशज थे जिनका नाम था प्रताप सिंह, उन प्रताप सिंह को यहाँ पे सतारा में बैठाया गया था, एक मतलब एक दिखावटी के रूप में, या उनके गर्व को बनाने के लिए प्रताप सिंह को बैठाया गया था। प्रताप सिंह की इस दौरान हो गई थी मृत्यु, ये चल बसे थे। तो उनके स्थान पर उनका उत्तराधिकारी अप्पा साहिब करके पद पर आए थे। 1830 के आसपास इन्होंने पद को संभाल लिया था। जब इनकी मृत्यु हुई थी प्रताप सिंह की, तो उस समय ये मतलब ज़्यादा मैच्योर नहीं थे, तो 1830 के आसपास इनको सिंहासन पर बैठाया गया था। और अप्पा साहिब जो हैं, इनकी मृत्यु हो गई थी जब 1848 के आसपास अप्पा साहिब की हो गई थी मृत्यु। यहाँ लिखा नहीं हुआ है, 1848 में अप्पा साहिब भी चल बसे थे, और अप्पा साहिब की कोई बेटा नहीं था। इनके कोई अपना जो उस तरीके से पुत्र होता है, क्या बोलेंगे उसको, वैवाहिक संबंध वाला जो पुत्र होता है, जैविक पुत्र जो होता है, वो नहीं था इनके। तो सतारा को भी अपने में मिला लिया गया। तो सबसे पहला राज्य कौन सा था जो अंग्रेजों के अधीन आया था विलय के सिद्धांत से?
तो वो था सतारा राज्य। सतारा को खुद अंग्रेजों ने बनाया था। ये अंग्रेज के अधीन राज्य था, या कहें कि अधीन से अच्छा शब्द होगा, अंग्रेज के द्वारा निर्मित राज्य था, ब्रिटिश कंस्ट्रक्टेड स्टेट। ये थी सतारा। इसके पास आता है जैतपुर और संभलपुर के इलाके। संभलपुर में नारायण सिंह राज करते थे, और नारायण सिंह के कोई बेटा नहीं था, और वही राज्य विलय का सिद्धांत इनके ऊपर लागू हुआ। और जैतपुर और संभलपुर दोनों को ही 1849 में जो है अपने अधीन कर लिया गया था, ब्रिटिशों के अधीन कर लिया गया था। कभी कभी परीक्षाओं में क्रम भी पूछ लेता है, कि क्रम पूछ लेगा, विलय का सिद्धांत किस क्रम में भारत के राज्यों पर कैसे कैसे लागू हुआ। तो सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बघाट, झांसी, इस तरीके से दे देगा, तो उसको क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो सन के साथ ही याद होना चाहिए। जैतपुर संबलपुर को 1849 में अधिग्रहित किया गया था। उसके बाद आता है बघाट। बघाट हिमाचल प्रदेश का एक इलाका है। इसको भी अनैतिक रूप से विलय के सिद्धांत के रूप में, या अनैतिक रूप से अंग्रेजों के अधीन कर लिया गया था। तो बाद में जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो इस चीज़ को निरस्त कर दिया गया कि भैया बघाट जैसा था वैसा ही रहेगा, उसको अधीन नहीं बनाया जाएगा। और बघाट को 1850 में लॉर्ड डलहौजी ने अपने अधीन कर लिया था, लेकिन 57 के बाद, 1857 के बाद उसको फिर से मुक्त कर दिया गया था। इसके बाद आता है उदयपुर। उदयपुर ओडिशा का इलाका है। ओडिशा देखें तो यहाँ पर है, समुद्र किनारे ओडिशा। तो इसी ओडिशा में उदयपुर एक इलाका है। इसको सन 1852 में अधिग्रहित कर लिया गया था, लेकिन इसको भी 1857 के बाद इसको भी निरस्त कर दिया गया कि नहीं, वो मुक्त रहेगा। यानी जहां पर एकदम से घोर अनैतिक रूप से कब्जा कर लिया गया था, हड़प लिया गया था, तो उसको बाद में छुड़ाया गया था। इसके बाद नंबर आता है झांसी। झांसी के बारे में थोड़ा समझ लें कि जब बाजीराव प्रथम यहाँ पर लिखा हुआ है, बाजीराव प्रथम कौन है? वही जो 1720 से 40 तक रहे थे बालाजी विश्वनाथ के बाद। तो बाजीराव प्रथम ने जब अपना साम्राज्य का विस्तार किया था, तो मालवा को जीता और गुजरात को जीता, और गुजरात मालवा जीतने के क्रम में बुंदेलखंड के इलाके में पहुंचा, बुंदेलखंड को भी जीता, और वहाँ के राजा उस समय छत्रसाल थे। तो बुंदेलखंड को जीता, तो बुंदेलखंड आ गया था मराठाओं के कब्जे में। कब आया था? तो 1720 से 40 के बीच में बाजीराव, ये जो बाजीराव प्रथम है, इनके समय में बुंदेलखंड मराठाओं के कब्जे में आ गया था। लेकिन जब 1819 में पूरी तरीके से मराठाओं का खात्मा हो गया था, तो उस समय 1818 में, यानी 1816, 17, 18, 19 ये युद्ध हुआ मराठाओं के साथ, जिसको चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध बोलते हैं। उस दौरान जब बुंदेलखंड वाले इलाके को हरा लिया गया मराठाओं से, तो सन 1818 में एक राज्य बनाया गया, एक छोटा सा राज्य बनाया गया जिसको बोलते हैं झांसी। परीक्षाओं में यह भी पूछ सकता है कि झांसी की स्थापना कब हुई थी? तो झांसी की स्थापना 1818 में हुई थी। किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुई थी। कब हुई थी, मतलब क्यों हुई थी? तो मराठाओं और अंग्रेजों के चौथे आंग्ल मराठा युद्ध में जब मराठा हार गए थे, उस दरमियान झांसी बनाया गया था। ये बनता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, इसमें भी लिख सकते हैं IMP। इसके बाद 1818 के बाद जो है झांसी बना दिया गया था, और झांसी पे एक राजा आया जिसका नाम था गंगाधर राव। लेकिन गंगाधर राव की मृत्यु हो गई 1853 में, और गंगाधर राव की पत्नी थी रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव से कोई जैविक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था। ये जब इनकी मृत्यु हो गई, या मृत्यु से शायद पहले ही एक बेटा गोद लिया जिसका नाम था आनंद राव। ये आनंद राव को गोद लिया था, लेकिन अपने मरने से पहले गोद तो ले लिया, दत्तक पुत्र तो ले लिया, लेकिन अंग्रेजों से परमिशन नहीं मांगी। देखें, झांसी जो है ये एक तरीके से अंग्रेज निर्मित राज्य है, ब्रिटिश निर्मित राज्य है, तो परमिशन तो वैसे भी नहीं लेना है, परमिशन मांगेंगे भी तो भी परमिशन नहीं मिलेगा। और जो बुंदेलखंड वाला इलाका है उसको सहायक संधि नीति के द्वारा 1802 से 5 के बीच में बुंदेलखंड जो है
वेलेस्ली के अंदर में आ गया था, यानी कि सहायक सेना रख दी गई थी, तो वहाँ पर रेजिडेंट का कब्जा था ही। तो जब 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु हुई तो आनंद राव को स्वीकार नहीं किया गया उत्तराधिकारी के रूप में। तो इसके लिए रानी लक्ष्मीबाई अपने कह लें कथित रूप से हक के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी लेकिन सफलता नहीं मिली। 1857 क्रांति में ये भी बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। उस समय क्या था कि आज जिनको हम बहुत ज़्यादा अच्छे भाव से देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को, और लोगों को बड़े अच्छे भाव से देखते हैं, मानते हैं कि इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। दरअसल उस समय कोई एक राज्य राष्ट्र का सिद्धांत नहीं था, यानी भारत एक राष्ट्र के रूप में नहीं था, भारत एक खाली भूखंड के रूप में था। उसके अंदर में बहुत सारे राष्ट्र बटे हुए थे। झांसी की रानी भी जो लड़ रहे थे वो भारत भूमि के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो खाली अपने झांसी के लिए लड़ रहे थे। खैर अब कभी इसमें बाद में चर्चा करेंगे कि राष्ट्र क्या होता है, राज्य क्या होता है, राष्ट्र राज्य क्या होता है, राज्य राष्ट्र क्या होता है। लेकिन उस समय वो खाली अपने उस झांसी वाले इलाके के लिए लड़ रही थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जिनका नाम था। इसके बाद आता है बरार को उन्होंने लिया, और इसको कब लिया तो 1853 में। झांसी को कब अपने कब्जे में किया गया, तो 1853 में किया गया। इसके बाद आता है बरार। अब झांसी देख लें आप मैप में, तो ये है झांसी। बरार ये हैदराबाद वाला पूरा इलाका है, ये बड़ा सा जो देख रहे हैं ये हैदराबाद वाला इलाका है। हैदराबाद में निज़ाम रहा करते थे, और ये जो बरार लिखा हुआ अलग से बना हुआ है, ये दरअसल हैदराबाद का ही हिस्सा हुआ करता था। लेकिन इस बरार को भी जो है 1853 में अपने अधीन कर लिया गया था। ये पहले बरार भी हैदराबाद के अंदर में ही था, लेकिन 1853 में बरार को कर लिया गया ब्रिटिश के कब्जे में। क्यों? ये राज्य विलय के सिद्धांत के अनुसार नहीं किया गया था, यानी निज़ाम के बेटा बेटा था जी, इनके बेटे वाले प्रॉब्लम नहीं थे, बेटा था। और बेटा था तभी तो पूरा नहीं लिए, थोड़ा इलाका लिए। थोड़ा ही इलाका क्यों लिए? क्योंकि दरअसल जब इनसे ये सहायक संधि की गई थी, इसमें लिखा नहीं हुआ है, जब सहायक संधि की गई थी, ये है 1798 में पहली सहायक संधि, यानी पहला ऐसा कौन सा इलाका था जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था, तो वो था यही हैदराबाद था। 1798 में पहली बार और 1800 में दूसरी बार हैदराबाद ने हस्ताक्षर किया था सहायक संधि पर। और सहायक सेनाओं का खर्च 1/3 राजस्व के बराबर लगभग हुआ करता था, तो उनका कर्ज इतना ज़्यादा बढ़ता गया कि वो उसको सहायक सेना वाला खर्च दे ही नहीं पाए। एक तरीके से दिवालिया होते चले गए, कर्ज का बोझ बढ़ता गया, और अंततः जा करके अपने पूरा हैदराबाद जितना इनकी बड़ी रियासत थी उसका लगभग 1/3 इलाका है, यानी हैदराबाद का 1/3 इलाका बरार वो अंग्रेज़ों के सुपुर्द कर दिया गया। ये बरार जो है वो थोड़ा सा कपास उत्पादक क्षेत्र भी है, यहाँ पे कपास का उत्पादन में अच्छी मात्रा में होता था। तो लॉर्ड डलहौजी को ये भी लगा कि बरार वाले इलाके को ले लिया जाए, तो जो डेवलपमेंट वाला काम होगा उसके लिए कोई बाधक कार्य भी नहीं होगा, और कपास का हमें बहुत सारा कच्चा माल के रूप में भी मिल जाएगा, ताकि हम इसको इंग्लैंड में भेजेंगे तो वहाँ पर मशीनों से कपड़ा बनेगा और इसी बरार में फिर आके बेचेंगे। तो इसलिए भी बरार को उनको अच्छा लगा कि बरार मिल जाएगा, बढ़िया है। और एक कपास उत्पादक राज्य था। तो ये थी बरार के बारे में बातें, यानी बरार को राज्य विलय के सिद्धांत के अनुरूप नहीं लिया गया था, बल्कि सहायक संधि के जो कर्ज था उसके तले दबे होने के कारण बरार, जो कि पूरे हैदराबाद का 1/3 इलाका हुआ करता था, वो लिया गया था। इसके बाद आता है नागपुर, और सन 1818 में जो है, जैसे मराठा साम्राज्य मुख्य रूप से 5 बड़े सरदारों बटा था। एक पूना था, एक नागपुर के भोंसले थे, बड़ौदा के गायकवाड़ थे, ग्वालियर के सिंधिया थे, और इंदौर के होलकर थे। तो उसमें से जो ये नागपुर के भोंसले थे, ये सन 1818 में यानी चौथे आंग्ल मराठा युद्ध में हार गए थे। और जब ये हार गए थे तो सहायक सेना नागपुर में भी रखनी पड़ गई थी। और जब सहायक सेना रखनी पड़ गई थी तो एक वहाँ पे राजा थे, 1818 के बाद इनको पद पर बैठाया गया, जिनका नाम था रघुजीत तृतीय। ये नागपुर के राजा कह रहे हैं इनको। इनकी मृत्यु हो गई 1854 में। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके अपना कोई बेटा नहीं था,
यानी ये राज्य विलय के सिद्धांत के अनुरूप इसको लिया गया था। यानी इसमें कोई हड़प वाला काम नहीं था। हड़प वाला काम कह लें तो ये जो बरार वाला है, इसको भी हड़प नहीं बोलेंगे, जब आप कर्ज दे ही नहीं पा रहे तो ले ही लेगा, हड़प नहीं बोलेंगे एक तरीके से। हड़प अगर बोलना होगा तो अवध वाले इलाके को हड़प हम बोल सकते हैं कि उसको हड़पा गया था, लेकिन बरार लिया गया, कर्जे में दब गए थे। नागपुर लिया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से, और कब लिया गया था तो 1854 में लिया गया था। नागपुर एक विजित राज्य था। विजित राज्य मतलब ये कि अगर आपका उत्तराधिकार नहीं होगा तो परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है, आपका अपना बेटा नहीं होता तो परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे जो है पदच्युत हो जाएंगे। ये थी नागपुर के बारे में। मैप में देख लें नागपुर कहाँ पर, तो नागपुर ये है नागपुर, और ये है बड़ौदा, यहाँ पर है पूना। कौन बनाया था पूना को, तो बालाजी बाजीराव ने बनाया था 1740 से 61 के बीच में। और ये हैदराबाद, इस वाले इलाके को बोलते हैं उत्तरी सरकार। ये जो ये वाला इलाका है ना, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। और ये इतने इलाके को बोलते हैं ओडिशा, इसको बंगाल, इसको बिहार, इसको अवध। ये बड़ा सा इलाका जिसको बुंदेलखंड बोलते हैं, उसमें उसी में इलाहाबाद भी आता है, उसी में झांसी भी आता है, बुंदेलखंड वाले इलाके में है। और ये जो बचा ये तट है। दरअसल अभी वर्तमान में इसको उत्तरी सरकार नहीं बोलते हैं, उत्तरी सरकार खाली इस तटीय इलाके को उत्तरी सरकार बोल देते हैं। जैसे यहाँ से अगर देखें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसको कोरोमंडल तट बोलते हैं, कोरोमंडल तट। तो और इसके ऊपर जो ये इलाका है, ये इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। ये जो केरल वाला इलाका है वर्तमान में, इसको बोलते हैं मालाबार तट, मालाबार तट। और जो कर्नाटक वाला तट है, समुद्र का तट है, इसको बोलते हैं कोंकण तट बोल रहे हैं, कोंकण तट। कुछ लोग कन्नड़ तट भी बोल देते हैं। और जो ये वाला इलाका है, इसको भी कुछ तट बोलते हैं, शायद गायकवाड़ तट ही बोलते हैं इसको, या गुजरात तट इसको बोल सकते हैं, इसको गुजरात तट हो गया ये। तो इस तरीके से तट के हिसाब से वर्तमान में बांटा गया है, लेकिन उस समय इस वाले पूरे इलाके को ही उत्तरी सरकार बोला जाता था। अभी केवल तट के हिसाब से उत्तरी सरकार वाला तट बोल देते हैं इसको, पहले पूरा एक इलाका हुआ करता था बड़ा सा उत्तरी सरकार। उसके बाद आता है अवध। अवध के बारे में थोड़ा अच्छे समझ लें, क्योंकि 1857 में अवध का एक बहुत बड़ा योगदान था क्रांति में। अवध सहायक संधि के द्वारा जो है सन 1801 में एक संरक्षित राज्य बन गया था, प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन गया था। सहायक संधि पर 1801 में अवध वाले ने हस्ताक्षर कर दिया था, और वहाँ पर सहायक सेना रख दी गई थी, और ब्रिटिश रेजिडेंट का बहुत ज़्यादा उस पर नियंत्रण हुआ करता था, प्रशासनिक दखलंदाजी भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थे, और आधा राज्य भी अंग्रेज़ों के सुपुर्द कर दिया गया था 1801 में ही, इस सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी के तहत, क्योंकि वो पैसा नहीं दे सकने में सक्षम थे, यानी सक्षम नहीं थे, अक्षम थे। और अवध को कैसे लिया जाए, ये बताया बार बार कि अवध को हड़प वाली नीति हम कह सकते हैं, हड़पा गया था इसको, क्योंकि इनके पास अपना पुत्र भी था, कई पुत्र थे। नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद जो होते हैं, इनके पुत्र थे बहुत सारे, और इनमें निष्ठा की भी कमी नहीं थी, यानी कि अंग्रेजी जो सरकार है उसके प्रति निष्ठा भी रखते थे, जी हुजूरी करते थे। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये तो हमारा बात ही नहीं मान रहा है, जी हुजूरी भी करते थे, निष्ठावान भी था। तो कैसे अवध को हटाएं, ये तो बड़ा अच्छा है, मेरा प्यारा बेटा है, तो इसको कैसे अपने पद से हटाएं, कोई ना कोई बहाना चाहिए था। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी 1853 में ये लॉर्ड डलहौजी कहा कि देखो अभी एक आने वाली है, जो एक कोई कानून में संशोधन होने वाला है, तो आप एक काम करो, अभी इस समय जो है अवध पे कब्जा ना करो, लेकिन हाँ 1856 आपका शासनकाल पूरा होने से पहले पहले अवध पे कब्जा कर लेना है। और डलहौजी ने भी कहीं पत्र में कहा था लिख करके कि ये जो अवध है ये चेरी है, यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं चेरी है, ये लिखा है, ये चेरी का फल है, यानी अवध रूपी चेरी का खाने का बहुत ज़्यादा मन है, लालायित हूँ, ये चेरी एक दिन मेरे मुंह में आकर गिरेगा,
ये अवध को तो हम लूट के ही रहेंगे। लूटा भी। इसने क्या किया कि जो वहाँ का रेजिडेंट था जिसका नाम है आउटरम, ये परीक्षाओं में पूछा सकता है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं IM पे। आउटरम, अवध में एक रेजिडेंट रखा गया था आउटरम। लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम से कहा कि देखो अवध जो है उसकी क्या स्थिति है, प्रशासनिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, आप उसका एक रिपोर्ट तैयार करो और बताओ कि अवध की स्थिति अच्छी है या बुरी है। इसने रिपोर्ट बनाई बाकायदे, और रिपोर्ट का निष्कर्ष ये था कि अवध की स्थिति सही नहीं है, कुशासन है, प्रशासन अच्छी तरीके से नहीं चल पा रहा है, गुड गवर्नेंस नहीं है। और बिपिन चंद्रा जी की पुस्तक में भी ये लिखा हुआ है कि नवाब वाजिद अली शाह उस समय के कई राजाओं की तरह अय्याशियों और गलत कृत्यों में डूबे रहते थे। और वैसे भी 1801 में सहायक संधि नीति पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद अवध वैसे भी कंगाल ही हो गया था, पैसे की आर्थिक मंदी हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में कुशासन तो होना ही था। जब राजा भी अच्छा नहीं है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, रेजिडेंट का अलग कब्जा है, तो निष्कर्ष तो यही निकलेगा कि स्थिति अच्छी नहीं है। तो कुशासन का आरोप लगा करके, यहाँ आप लिखो ना कुशासन का आरोप लगा करके अवध को अपने कब्जे में कर लिया गया। यानी द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से इसको नहीं लिया गया, इसको कुशासन का आरोप लगा करके अपने अधीन किया गया था अवध को। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने कुछ अन्य काम भी किए थे। अवध देख सकते हैं मैप में यहाँ पर है। और क्या काम किया था कि जब लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में मराठा जब समाप्त हो गए, तो जैसे बाजीराव द्वितीय हैं उनको कानपुर भेज करके पेंशन दे रहे हैं, कर्नाटक के या तंजौर के नवाब जो हैं उनको पेंशन दे रहे हैं, उनको पदवी दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो इसने कहा कि ये सब नहीं करेंगे, सबसे ऊपर ब्रिटिश हैं। तो यहाँ पे लिखा धोंधू पंत दरअसल नाना साहेब जो हैं, देखो जिसे बाजीराव द्वितीय जो हैं, बाजीराव द्वितीय की 1853 में मृत्यु हो गई थी। और जब 1853 में इनकी मृत्यु हो गई थी बाजीराव द्वितीय के, और उनको पेंशन दिया जा रहा था, तो बाजीराव द्वितीय के अपना बेटा नहीं था। बाजीराव द्वितीय कौन है? वही व्यक्ति है जिसको 1819 में बिठूर भेजा गया था कि आप वहाँ पे पेंशन देंगे। 1853 तक पेंशन पाते रहे, 1853 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके कोई बेटा नहीं था, उन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया था जिसका नाम था धोंधू पंत, या इनको नाना साहेब के नाम से ज़्यादा हम जानते हैं। इतिहास में नाना साहेब दो हैं। एक नाना साहेब ये बाजीराव द्वितीय के पुत्र नाना साहेब हैं, जो कि 1857 की क्रांति में सक्रिय थे, क्योंकि उनकी पेंशन समाप्त कर दी गई थी, क्योंकि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। और डलहौजी चाहता था कि हम पेंशन दे दिए जब तक दे दिए, दत्तक पुत्र को तो पेंशन नहीं देंगे। उनका अपना जैविक पुत्र होता तो भले दे देते हैं, खैर वो भी निर्भर होता उनके ऊपर, डलहौजी के ऊपर। लेकिन कहे कि दत्तक पुत्र है, इसको भी देंगे पेंशन, तो कहे पेंशन नहीं देंगे। तो इनकी पेंशन समाप्त कर दी गई थी धोंधू पंत की। नाना साहब खूब उछल कूद मचाए 1857 की क्रांति की। ये भी भारत को आज़ाद करने के लिए, बहुत लोग बोलते हैं कि 1857 की क्रांति एक स्वाधीनता संग्राम था। ये बहुत ही ज़्यादा विश्लेषण का विषय है कि क्या ये एक स्वाधीनता संग्राम था, क्योंकि देखने में आता है कि जितने भी लोग लड़ाई लड़े वो अपने अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपने अपने कामों के लिए लड़े। नाना साहब भी बहुत सक्रिय थे, कानपुर गए, शायद मंगल पांडे से मिले, और भी लोगों को मिलाया, लड़ाई लड़े अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन काहे लड़े? काहे कि पेंशनियाँ इनकी बंद कर दी गई थी। पेंशन मिलता तो ये ना उतरते हैं, पेंशन बंद कर दी गई थी तो ये भी उतर गए मैदान में कि हम भी लड़ाई लड़ेंगे स्वाधीनता संग्राम में। तो इनकी पेंशन समाप्त कर दी गई थी। ये डलहौजी के समय में हुआ था। इसके अलावा कर्नाटक, जिसको सहायक संधि की नीति के द्वारा 1801 में अंदर लिया गया था, और तंजौर, जिसको 1799 में सहायक संधि की नीति से अंदर लिया गया था, को दोनों के जो ये 1853 में ना इनकी पेंशन वगैरह जो है, पदवी वगैरह समाप्त कर दी गई थी। और डलहौजी तो ये भी चाहता था कि जो उस समय मुग़ल बादशाह है बहादुर शाह जफ़र, उस समय दिल्ली पे मुग़ल सल्तनत का काम कर रहे थे, मतलब उस पद पर थे, सबसे बड़ा पद होता था बादशाह का। तो उसकी तो ये भी इच्छा थी कि बादशाह का पद ही समाप्त कर दिया जाए, कोई सर्वे सबसे ऊपर ब्रिटिश हैं। लेकिन ये नहीं कर पाए, इस चीज़ में असफल रहे थे। बहादुर शाह जफ़र का पद
समाप्त हो, बादशाह का पद समाप्त हो, ये काम करने में डलहौजी असफल रहे थे। 1857 की क्रांति का मेन नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने ही किया था। हालांकि बहुत वृद्ध थे, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने ही किया था। लेकिन 1857 में उनको बांध बूंद करके अंग्रेजों ने भेज दिया रंगून भेज दिया, जो कि लोअर वर्मा का ही इलाका है। और वहीं पर 1859 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु भी हो गई थी। खैर, अब हम एक एक करके ये देख लें कि ये डलहौजी ने जो काम किया वो क्यों किया, और इसको समझ लेने से थोड़ी सी पृष्ठभूमि बन जाएगी 1857 की क्रांति का, और थोड़ी सी पृष्ठभूमि बन जाएगी कि भारत में उसने आधुनिक भारत की नींव क्यों रखे थे। पहला कारण था ये सब पूरा तामझाम, युद्ध, कूटनीति, प्रशासनिक नीति, पेंशन समाप्त करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसका मेन लक्ष्य तो यही था कि अपने राजस्व को बढ़ाना है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रत्यक्ष नियंत्रण अंग्रेजों का करना है। उसमें पहला कारण था कपास। ये जो बरार वाला इलाका है, कपास जो होती है ना, काली मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है। ये और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। रेगुर परीक्षाओं में पूछा जाता है, रेगुर मिट्टी किसे बोलते हैं, तो काली मिट्टी को बोलते हैं। कपास का अच्छा उत्पादन किस मिट्टी में होता है, तो काली मिट्टी में होता है। यहाँ पे नहीं होगा कपास अच्छे से, मतलब होने तो जलोढ़ में भी हो जाएगा, लेकिन जो अच्छे से जो वाणिज्यिक कृषि की जाती है वो वहाँ पे काली मिट्टी में होता है, जो कि दक्कन वाला इलाका है। ये पूरा जो दक्कन वाला यही बेल्ट है, ये इसमें बरार भी आ गया इतने में, तो इस वाले इलाके में जो है ये अपना कपास होता है। तो उसका मेन मोटिव तो ये भी था कि जो कपास उत्पादक क्षेत्र हैं उसको प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेकर के आए जाएं। तो पहला कारण तो ये था, जिसके तहत बरार को उसने लिया। वो चाहता तो इधर वाला इलाका ले लेता, नहीं कहा इसको नहीं लेंगे, कपास वाला दे दो, इधर वाला इलाका दे दो, बढ़िया है, कपास ले जाएंगे अपने देश। दूसरा, सैनिक सुदृढ़ता को बढ़ाने के लिए भी इसने ये सारा प्रपंच किया कि उसके सैनिक सुदृढ़ होंगे, यानी बफर जोन्स बनेंगे, हमारे वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से सैनिक जाएंगे, सुरक्षा करेंगे सीमाओं की। तो सैनिक को सुदृढ़ करने के लिए, और संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का कब्जा हो। यहाँ कपास हो रहा है तो इस पे ये ना आकर खोदें, वहाँ पे कपास ना निकालें, या और जो खुदाई खनन है ये ना करें, बल्कि अंग्रेज आकर के संसाधनों पर नियंत्रण हो। इस कारण से भी इसने किया ये सारा काम। कौन सा काम? साम्राज्य, ये प्रसार का काम। सबसे मेन काम क्या है? ढांचागत, आधारभूत संरचना, ढांचागत विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए भी लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे इलाके के लिए। उसमें से एक इलाका मुख्य है नागपुर। ये नागपुर, ये बड़ा सा इलाका, ये मुख्य है। क्यों? क्योंकि बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा था, बम्बई में ये पूरा मद्रास, ये बम्बई प्रेसिडेंसी है, इस पर कब्जा था, ये बड़ी सी। अब बंगाल से, अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें इसे, काहे को, अब बंगाल से आना है बम्बई में, नागपुर से होते हुए आएंगे, यहीं बम्बई से इनको ले जाना है यूरोप। मान लो कि बहुत सारा पैसा, क्योंकि बंगाल को खूब लूटे थे। तब ये जब प्रशासन वाला पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कितना लूटे थे, जिसको धन निष्कासन बोलते हैं। तो धन निष्कासन के लिए क्या करते? इधर से रेलवे बिछाते हैं, इधर से रेलवे बिछाया, कलकत्ता से इलाहाबाद होते हुए, नागपुर होते हुए पुणे आ रहे हैं या मुंबई आ रहे हैं इस पे, तो बीच में नागपुर पड़ता है। तो नागपुर वाले राजा का हस्तक्षेप ना हो कि नहीं इधर से नहीं बिछाएंगे, इधर से लेकर जाओ, ऐसे ऐसे घुमा के लेकर जाओ। तो इसलिए कहे कि नागपुर को लेना जरूरी है, ताकि जो ढांचागत विकास है उस पर कोई अवरोध ना हो। इसने बहुत सारे काम किए, पहले बताए, पत्तन बनवाए, पोर्ट्स बनवाए, रेलवेज बिछाए। 1853 में इसने ही शुरुआत की थी। और डाक, तार, PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इन सब की स्थापना की इसने ही। चेरी खाने का मैंने तो बता ही दिया कि चेरी खाने का मन था डलहौजी को, बहुत मीठा लगता था। मतलब सच में नहीं, ये एक भावार्थ रूप में है कि अवध रूपी चेरी को खाना था, यानी इलाके को हड़पना था। तो इसलिए भी उसने हड़प नीति वाला भी काम किया। और एक बहुत बड़ा बाजार मिल जाता, बाजार, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रकार की कंपनी थी, और लगभग सभी कंपनी का मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना। लाभ कैसे कमाते हैं कि अंग्रेज इंग्लैंड से जो बहुत सारे कपड़े बन रहे हैं, सूती वस्त्र बन रहे हैं, वो आकर के भारत के एक बहुत बड़े बाजार में डंपिंग किया जाए,
ताकि उनके माल बिकेंगे तो उनको बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो भारत को एक बहुत बड़े बाज़ार के रूप में देखते थे कि अपने माल को हम बेचेंगे भारत में आकर के। और एक आंकड़ा उसमें पता चलता है कि 1820 से 1855 तक अगर हम देखेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंग्लैंड से उत्पादित सूती वस्त्रों का जो निर्यात है वो ओवरऑल 1.7% की वृद्धि हुई थी। जबकि यदि भारत में देखें तो इन्हीं समय के दौरान 5.8% की वृद्धि हुई निर्यात में भारत के लिए। यानी जिस समय जो है यूरोप में, अमेरिका में ब्रिटिशों के उत्पादन का निर्यात कम हो रहा था, वहीं भारत में ब्रिटिशों की निर्यात बढ़ रहा था। तो जान लेते भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार है, हब है, मार्केट है। तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पर प्रत्यक्ष कब्जा होगा तो हम अपनी इनकम बढ़ा सकेंगे। तो मेन तो यह, इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो प्रभाव तो एक तो यही पड़ा, सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि 1857 की क्रांति हुई। झांसी असंतुष्ट, नागपुर असंतुष्ट, पेशवा असंतुष्ट, नाना साहब मतलब वो असंतुष्ट, अवध असंतुष्ट, सब बौखलाए हुए हैं। किसी का पद जा रहा है, किसी का पेंशन जा रहा है, किसी का क्षेत्र जा रहा है, किसी का अधिकार जा रहा है। तो वो सब अपने अपने अधिकारों के लिए जो है 1857 की क्रांति में कूद पड़े। तो पहला प्रभाव था कि आक्रोश हो गई, जनता जो है आक्रोशित हो गई। जिस जनता को लोग भगवान की तरह पूजते थे उस जनता को गद्दी से उठा के फेंक दिए, जाओ। तो आक्रोशित हो गई जनता और इसके कारण से अव्यवस्था फैल गई। 1857 की क्रांति एक बहुत बड़ा मोड़ है, बहुत बड़ा मोड़ है ये। इसके ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई। सावरकर ने भी कुछ इसके ऊपर पुस्तक लिखी है। बहुत कंट्रोवर्सी मैन है ये भी, लगभग हर समय चर्चा में रहते हैं। तो ये थी मुख्य रूप से इस पूरे डिस्कशन का सार। अब इसके आगे डलहौजी की जो प्रशासनिक नीति है या अन्य जो वीडियोस हैं वो निरंतर रूप से आते रहेंगे। तो इसमें फ़िलहाल इतना है। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।